मन की बात है जन जन दी संघर्षें दे किशकिस्से कहानी के सफलताएं भी अनाखी विरासत भी उम्मीद नवे भारत भी महीने दे खिरले ऐतवार दा रोंदा है इंतजार ब्रह्मपुत्र दे घाट थमां हिमालय दे विस्तार तकर होंदी है मने दी गल प्रधानमंत्री दे कन्नै ते सुनो इस महीने 3 अप्रैल बडले 11 बजे प्रधानमंत्री दे मने दी गल दा 100वां एपिसोड आकाशवाणी ते दूरदर्शन दे सभी चैनलें पर। इसके अलावा आकाशवाणी ते दूरदर्शन दे YouTube चैनल ते प्रसार भारती दी ऐप न्यूज ऑन एयर पर सीधा प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम ने ते चेता रखियो 3 अप्रैल बडले 11 बजे मन की बात का 100वां एपिसोड। दर्शकों नमस्कार। आयुर्वेद भारत की जो इतनी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, इसमें बिना दवाइयों के भी हम शरीर को स्वस्थ रखने में सक्षम हो सकते हैं, रोगों से दूर रह सकते हैं और निरोगी जीवन जी सकते हैं। ऐसा क्या है आयुर्वेद में, वो कौन सी चिकित्सा पद्धति है और किस प्रकार उनमें इलाज किया जाता है। जैसे सबसे बड़ा है कि बेकार शरीर में कोई अवांछित तत्व जो अपशिष्ट है वो रुकना नहीं चाहिए। जैसे हम घर की साफ सफाई करते हैं, कपड़ों की साफ सफाई करते हैं, ऐसे हमारे शरीर के ऊपरी तो होती है ऊपरी सतह की, लेकिन अंदर जितने अंग संचालन क्रियाएं हैं उनका भी अगर शुद्धिकरण हो तो हमें रोग लगने की संभावना नहीं रहती है, जिसे हम शोधन क्रिया कहते हैं। और शुद्धिकरण जो प्रक्रिया है आयुर्वेद में, वो अगर उसको किया जाए तो हमें जितने विषैले तत्व हैं वो हमारे शरीर में नहीं रहेंगे। अगर विषैले तत्व अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में नहीं रहेंगे तो हमें कोई भी रोग लगने की संभावना बहुत कम रहती है। और हमें कैसे ये शोधन क्रिया, किस प्रकार हम ये अपनी शुद्धिकरण शरीर की प्रक्रिया करें, आयुर्वेद में क्या उसकी चिकित्सा पद्धति है, क्या तकनीक है, आइए इसके बारे में जानते हैं। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं डॉक्टर आदित्य शाह जी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन के स्टूडियो में। थैंक यू। आज आप आयुर्वेदाचार्य हैं, आयुर्वेदा की दृष्टि से आप चिकित्सा देते हैं और उसमें एक चिकित्सा आती है शोधन, जिसको शुद्धिकरण प्रक्रिया कहते हैं, कि उसमें बिना दवाई खाए वो की जाती है जब भी कोई रोग होता है या रोग से पहले भी उसको की जाता है। तो इससे पहले पूछने से पहले हमें ये बताइए कि जो आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत हैं वो क्या है, बेसिक प्रिंसिपल। बेसिक हमारा जो आयुर्वेद का जो एम है, जो आपने बोला कि स्वस्थ से स्वास्थ्य संरक्षणम, मतलब स्वास्थ्य की रक्षा करना, और दूसरा आतुरस्य विकार प्रशमनम च, मतलब रोगों को ठीक करना। ये दो मेन उद्देश्य है। दोनों के लिए ही शोधन प्रकार की चिकित्सा जो है वो दी जाती है। फर्स्ट अगर स्वास्थ्य संरक्षण की बात करें, मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए क्या शोधन कर्म करना है और कब करना है उसकी बात। इससे पहले मैं आपको रोकना चाहता हूँ। आयुर्वेदा में 3 मुख्य भाग किए गए हैं, चरक, सुश्रुत और अष्टांग हृदयम। राइट। तो इन तीनों का अलग अलग महत्व है और ये आपकी जो शोधन क्रिया है, शुद्धिकरण प्रक्रिया, ये इसके किस भाग में आती है? ये शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है उसमें जो बेस्ट आचार्य है उसमें चरक संहिता जो है बेसिकली मेडिसिन का पार्ट है, और जो सुश्रुत संहिता है वो उसको बोलते हैं बेसिकली वो सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा लिखी गई है। अष्टांग हृदय जो है वो दोनों का मिक्सचर है। तो चरक शोधन की जब हम बात करेंगे तो चरक को हम आइडियल मान करके चरक संहिता को फॉलो करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये क्या होती है शोधन प्रक्रिया, जिसे शुद्धिकरण क्रिया कहते हैं, इसके बारे में बताइए। हम किस प्रकार बिना दवाई खाए उसका सेवन किए हम शरीर को निरोगी रह सकते हैं और रोगों से निजात पा सकते हैं। हाँ, शोधन की जो प्रक्रिया है उसमें पंचकर्म एक नाम जो है वो हमेशा सीधा पहले पंचकर्म आता है। तो पंचकर्म में सबसे पहले है वमन। वमन मतलब थेराप्यूटिक एमिसिस, उल्टी कराना। फिर दूसरा है ये किन रोगों में किया, एक जो पंचकर्म है ये किन रोगों के लिए कौन से ज्यादा प्रभावी रहते हैं, उसके भी साथ बारे में बताते हैं। हाँ, जो वमन है वो बेसिकली कफ दोष की जो व्याधियां है
उसके अंदर किया जाता है। एक्चुअली जब भी हम व्याधि की बात करते हैं ना, पहले हम व्याधि क्या है थोड़ा आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मिनट में मैं ये बताना चाहूंगा। रोगी कहते हैं व्याधि को भी? हाँ, व्याधि क्यों होता है वो उसका कारण है। एक्चुअली जब भी एक शरीर है वो वात पित्त और कफ ये 3 दोष है, अगर 3 दोष समान अवस्था में रहा तो वो स्वस्थ है। अगर वो उसमें से एक भी दोष का इम्बैलेंस होता है, या तो वो बढ़ता है या कम होता है, तब रोग व्याधि उत्पन्न होती है। रोगी जो स्वस्थ व्यक्ति है वो रोगी बनता है जी। तो उसके लिए जब शोधन की बात है तो स्वस्थ के जो वात पित्त कफ है उसको कैसे ठीक रखना है, उसके लिए शोधन प्रक्रिया ऋतु अनुसार रहना चाहिए। हाँ, वो बैलेंस रहना चाहिए। वो ऊपर नीचे होने पर व्याधि हो गया, तो वो ऊपर नीचे क्यों होता है उसका कारण भी आचार्य ने बोला है, और उसको नहीं करने के लिए हमें क्या करना है वो भी आचार्य ने बोला है। जैसे ऋतु अनुसार, अगर बाहर का एटमॉस्फेयर अभी ठंडी ऋतु गई तो उसमें लगातार बहुत ठंड है, तो बाहर से जब ठंड है तो शरीर के अंदर कफ बढ़ता है। कफ बढ़ता है वो आगे जाकर के अभी जो थोड़ी गर्म ऋतु शुरू हुई, मतलब वसंत ऋतु में वो कफ जो है वो प्रकोपित हो जाता है। अगर एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है शरीर में तो प्रकोपित होकर के कफ की व्याधियां करता है। खांसी आना, ये एक्चुअली अभी बहुत ऐसे चल रहा है कि 25-25 दिन तक लोगों को खांसी नहीं ठीक हो रही है, क्योंकि कफ बढ़ा हुआ है शरीर के अंदर। ठीक है, तो कफ अगर बढ़ा हुआ है तो उसको निकालने के लिए वमन प्रक्रिया करनी चाहिए। इसके आगे वमन के आगे फिर बाकी जो वसंत ऋतु की जो लाइफस्टाइल बोली है उसको फॉलो करना है। दूसरा है गर्मी की सीजन आएगी, उसके बाद मतलब बराबर गर्मी आएगी, तब शरीर में जो वात दोष है वो प्रीडोमिनेंट हो जाता है, वो बढ़ता है, तो उस समय में वात व्याधि आने के चांसेस ज्यादा है। तो उसको नहीं बढ़ने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए बस्ती ट्रीटमेंट दी जाती है। बस्ती मतलब एनीमा है, अलग अलग प्रकार के क्वाथ के और ऑयल के एनीमा होते हैं, तो एनीमा देना है। ये कब्ज के रोग को भी दूर करता है? कब्ज के लिए भी यूजफुल है, लेकिन जो एम है इट इज नॉट ओनली कब्ज तो एक साइड, जैसे एक साइड इफेक्ट होता है ना, वैसे एक साइड बेनिफिट है कि वो कब्ज को भी ठीक करता है, लेकिन अल्टीमेटली गोल जो है वो वात को बैलेंस करने का जो गोल है वो है, जिससे कि वात व्याधि से बचे। इसके आगे फिर उसके आगे बारिश आ जाएगी। बारिश के बाद का जो सीजन है उसमें पित्त दोष जो है वो डोमिनेंट होता है। पित्त मतलब ऑलमोस्ट गर्मी के साथ हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। तो उसमें विरेचन लेना है, मतलब थेराप्यूटिक परगेशन, लूज मोशंस, मेडिकली दवाई दे करके लूज मोशंस कराते हैं। उसके थ्रू जो बढ़ा हुआ पित्त है या प्रकोपित पित्त है उसको शरीर से बाहर एक्सपेल आउट करना है। वमन में कफ को एक्सपेल आउट करना है, इसमें पित्त को, और बस्ती में वात को। ऐसे ये तीनों जो शोधन प्रक्रिया है वो अल्टीमेटली अगर ऋतु अनुसार की जाए, स्वस्थ व्यक्ति करे, तो ये तीनों दोष से होने वाली व्याधि से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो कि आयुर्वेदा डिटॉक्सिफिकेशन, जो विषाक्त तत्व होते हैं उनको निकाला जाता है, वो किस प्रकार निकाला जाता है? यही 3 प्रोसीजर्स है, वमन, विरेचन और बस्ती। तो स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए, मानसिक तनाव को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए? उसके लिए फिर उसको हम शोधन चिकित्सा नहीं बोलते हैं, उसको फिर शमन चिकित्सा बोलते हैं। मतलब उसमें कुछ बाहर निकालना नहीं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी वात बढ़ा हुआ है, तो फिर उसको कंट्रोल करना है। इसमें बस्ती इफेक्टिव है लेकिन इतनी नहीं, उसमें फिर शिरोधारा वगैरह जो ट्रीटमेंट्स है, शिरोपीचू है, शिरोधारा है, साथ में कुछ आयुर्वेदा मेडिकेशन है, उसको लेकर के ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज विश्व में भारत के सहित मोटापा की बहुत बड़ी बीमारी है, एक समस्या है। तो वेट लॉस करने का क्या प्रोग्राम है, किस प्रकार किया जाता है आयुर्वेदा में विशेषकर? एक्चुअली आयुर्वेदा में जो वेट लॉस एक्चुअली आयुर्वेद नहीं मानता है कि इमीडिएटली वेट लॉस करो। वेट लॉस करने के लिए एक पूरा सिस्टम होना चाहिए। मोटापा छाया जाता है ना जब? हाँ, मोटापा छाया जाता है, लेकिन उसको तुरंत कम कर दिया, बहुत खाना कम कर दिया और बहुत सारी प्रोसीजर कर दिया, मेडिसिन ले लिया और उसको हम एकदम लीन एंड थीन हो गया। फिर 2 महीने के बाद वो वापस वैसा का वैसा हो जाएगा जब वो सारा कुछ शेड्यूल बंद करेगा। इसलिए आयुर्वेद भी इसको बोलता है। बहुत सारे ट्रीटमेंट है, उद्वर्तन है, एक लेखन बस्ती है, विरेचन से भी वेट लॉस होता है। लेकिन एक्चुअली ऐसे वेट लॉस नहीं करना है। वेट क्यों बढ़ा है
उसको देखना है। तो वेट बढ़ने का जो कारण है वो है हम अगर सुबह उठ करके एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और उतनी कैलोरीज इंटेक कर रहे हैं, या हमारा खाना पीना हम बहुत ज्यादा स्निग्ध खाना खा रहे हैं, तो वो लाइफस्टाइल को ठीक करके ही आप वेट लॉस कर सकते हो। अदरवाइज आप आयुर्वेदिक दवाइयां लेकर के या चिकित्सा करवा के है, उद्वर्तन, बस्ती, विरेचन, ये सारी चीजें है जिससे हो सकता है, लेकिन उससे भी अल्टीमेटली करने का इतना फायदा नहीं है। हो तो जाएगा, वो वापस आ जाएगा, इसलिए लाइफस्टाइल को ठीक करना बहुत डॉक्टर साहब, जो आदमी बिल्कुल स्वस्थ है उसे किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है शरीर की, व्याधि की या कष्ट की, क्या उसको भी पंचकर्मा करना चाहिए? करना चाहिए, ऋतु अनुसार जो मैंने बोल दिया। ये वसंत ऋतु में कफ, मैं बिल्कुल स्वस्थ होते हुए भी बिल्कुल स्वस्थ को ही करना है। एक्चुअली डिजीज को तो कभी भी कर सकते हैं, उसमें फिर ऋतु देखने की जरूरत नहीं है। सपोज आप कफ दोष का किसी व्याधि से परेशान हो तो आपको किसी भी ऋतु में हम वमन करा सकते हैं, लेकिन ये मैं स्वस्थ के लिए बोल रहा हूं कि वसंत ऋतु जब भी आएगी, हर स्वस्थ व्यक्ति को वमन कराना चाहिए। वैसे ही जब भी ग्रीष्म ऋतु आएगी, हर स्वस्थ व्यक्ति को बस्ती लेनी चाहिए। जब भी शरद ऋतु आएगी, तभी हर स्वस्थ व्यक्ति को विरेचन कराना चाहिए अपने पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए। डॉक्टर साहब, ये तो आपने कहा कि ऋतु के अनुसार करना चाहिए, लेकिन एक वर्ष में कितनी बार किया जाए? एक बार? एक ही बार करना है। वसंत ऋतु में वमन करना है, ग्रीष्म में बस्ती और शरद ऋतु में विरेचन हो गया। इसकी आयु सीमा क्या है कि जो बचपन होता है वहां से लेके जहाँ वृद्धावस्था आती है 70-80 साल 100 तक जो होती है जिनकी, तो कहाँ की इसकी आयु सीमा है पंचकर्मा करने की, या कोई भी कर सकता है किसी भी अवस्था में? नहीं, ऐसा नहीं है। वो सही क्वेश्चन आपने पूछा एक्चुअली। ये जो यंग अवस्था है उसी में ये चीज करना है, लेकिन यंग जो आयुर्वेदा मानता है वो 16 साल से लेकर के फिर 60 इयर्स तक सब यंग है। अच्छा, तो उनको कर सकते हैं। अबो 60 जो है उनको थोड़ा केयरफुली, हाँ उनको थोड़ा केयरफुली करना पड़ता है, इतना एक्सेस उसमें नहीं जा सकते हैं। बच्चों को तो थोड़ा, एक्चुअली बच्चों में क्या है, कुछ पंचकर्म बोले हैं, कुछ नहीं बोले हैं, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। तो उसमें पंचकर्मा लेने के बाद, ये थेरेपी, ये चिकित्सा पद्धति लेने के बाद, तो भोजन कितनी देर तक करना चाहिए? क्या क्या खाने का कोई परहेज रहता है, या कुछ भी खाइए या कब भी खाइए? नहीं, ऐसे नहीं है। हर एक पंचकर्म का अपना एक शेड्यूल है और उसी शेड्यूल को फॉलो करना होता है। सपोज आप वमन करा रहे हो तो उसकी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। वो एक 11-12 दिन का एक पूरा पीरियड होता है, 15 दिन का। इसमें 7 दिन पहले स्नेहपान करके बॉडी को तैयार करते हैं, फिर एक दिन पूरा आपको डाइट शेड्यूल समझाते हैं कि क्या खाना है, फिर दूसरे दिन मेडिसिन देकर के वमन कराते हैं, फिर 3 से 5 दिन का उसका पूरा डाइट रेजिमेंट होता है। जाते जाते हमें ये भी हमारे दर्शकों को समझाते जाइए, क्या ये हम घर में ले सकते हैं या डॉक्टर की परामर्श से ही हॉस्पिटल में ही लेना चाहिए पंचकर्मा? हाँ, जो क्लासिकल वमन, विरेचन और बस्ती है वो तो आयुर्वेद डॉक्टर के परामर्श से ही लेना चाहिए। बाकी दूसरी जो प्रक्रिया, यौगिक प्रक्रिया, उससे भी वैसा वमन वगैरह वो करवाते हैं नेचुरोपैथी में, उसको घर में कर सकते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड आयुर्वेदा, जो क्लासिकल आयुर्वेदा, वमन, विरेचन जो मैं बात कर रहा हूँ, वो तो अंडर सुपरविजन ऑफ एनी आयुर्वेदाचार्य के अंडर में ही लेना। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही लाभदायक जानकारी दी है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारे दर्शकों को, तो हम आशा करते हैं कि इससे सभी लाभान्वित होंगे जो इसको सुनेगा, जहाँ इसको अपनाएगा। आप हमारे स्टूडियो में आए, इस जानकारी की देने के लिए दूरदर्शन परिवार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, आपने सुन लिया कि बिना दवाई के अगर आप जीवन में निरोगी और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो जो पंचकर्मा डॉक्टर साहब ने बताए हैं, इनको साल में एक बार और ऋतु अनुसार अवश्य करें और सुखी जीवन जिएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।